Good morning, class 4 students. How are you? I hope all are fine. I Veena Rani from Wisdom School. बच्चों, हमारा पाठ 6 पोंगल गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में रीड हो चुका है। आई होप आपने भी घर पे अच्छे से दोबारा से रीड किया होगा। इसके शब्दार्थ भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, श्रुतलेख भी करवा चुकी हूँ, और ये मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, खुद ही करना है आप लोगों ने। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और ये प्रश्न 1 जिसमें सही उत्तर पे सही का निशान लगाना था, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। अब ये देखिए, अभी ये हमारा बुक वर्क रहता था, ये मैं आज आपको कंप्लीट करवाऊंगी। सबसे पहले यहाँ समझिए, देखिए क्या लिखा है। धक्का, बच्चा, मिट्टी, दिल्ली आदि शब्दों में एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल हो रहा है। इसका मतलब समझिए कि एक स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित मतलब आधा वर्ण दिया हुआ है ना, जब पूरा वर्ण होता है तो उसमें स्वर मिला होता है कोई ना कोई, लेकिन जब आधा हो तो कोई भी व्यंजन आधा हो, क एक व्यंजन है, अगर ये पूरा क होता तो इसमें अव्यंजन अस्वर मिला होता, लेकिन ये आधा है, आधे के बाद फिर देखो पूरा क, ठीक है। तो ये देखिए धक्का, ऐसे ही बच्चा में आधा च, आधा व्यंजन यानी स्वर रहित व्यंजन, और च जो है पूरा ये स्वर सहित चा में आ व्यंजन आ स्वर लगा है, लेकिन आधे जो आ व्यंजन होते हैं उनमें स्वर नहीं होता, स्वरों की मात्राएं होती है ना। तो जब व्यंजन हमें पूरा देखने को मिलेगा तो इसका मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई स्वर मिला हुआ है। अब मिट्टी, जब इसमें देखिए ट के नीचे हलंत है, जब किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत आ जाए तो वो भी आधे के बराबर ही होता है, उसे पूरा व्यंजन हम नहीं कह सकते। तो ये भी आधा फिर पूरा ट, ऐसे ही दिल्ली में आधा ल। तो जब आधे व्यंजन के बाद वही वाला व्यंजन दोबारा आ जाए, क के बाद क, च के बाद च, ट के बाद ट, ल के बाद ल, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन। वो क्या कहलाते हैं? द्वित्व। द्वित्व व्यंजन में क्या होगा? आधा जो अक्षर आधा जो वर्ण होगा, व्यंजन होगा, उसके बाद वाला व्यंजन भी वही होगा, सेम होगा। क आधा है तो आगे उसके पूरा क, च आधा है तो उसके आगे पूरा च, ट आधा है तो उसके आगे पूरा ट, ल आधा है तो उसके आगे पूरा ल। तो ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्दों में जो व्यंजन आते हैं वो होते हैं द्वित्व व्यंजन। अब इसी के साथ एक और दिया है संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में भी आधे आधे होते हैं व्यंजन, परंतु उनमें देखिए क्या फर्क है। द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में फर्क देखिए आप। इसमें भी आधा म है, यानी स्वर रहित व्यंजन है, लेकिन जो इसके बाद वाला वर्ण है, बाद वाला व्यंजन है, वो सेम नहीं है, अलग है इससे। इसमें म के बाद न है, इसमें क्या था? क के बाद क, च के बाद च, ट के बाद ट, ल के बाद ल। बट इसमें आधे व्यंजन के बाद वाला जो व्यंजन पूरा है, लेकिन एक जैसा नहीं है, वही वाला नहीं है, ये अलग है। ऐसे ही क्यारी में देखिए आधा क है तो ये स्वर रहित व्यंजन, परंतु इसके बाद वाला जो व्यंजन है वो पूरा है और सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है। ऐसे ही इसमें देखिए प्यारा, जब आधे स्वर के बाद वैसा व्यंजन ना आए,
आधे व्यंजन के बाद वैसा व्यंजन ना आए तो वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, और आधे व्यंजन के बाद पूरा व्यंजन सेम आ जाए तो वो होते हैं द्वित्व व्यंजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब हम द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के तीन उदाहरण देंगे जो कि हमारे पाठ में आए हुए हैं। द्वित्व व्यंजन में मैंने समझाया था कि आधे के बाद सेम आना चाहिए। उत्तरायण, उत्तरायण में देखिए आधा त है फिर पूरा त सेम है। छल्ले, छल्ले में आधा ल फिर पूरा ल सेम, व्यंजन सेम है, इसमें आधा इसमें पूरा। ऐसे ही पट्टियां, ट के बाद ट। तो ये हो गए द्वित्व व्यंजन के उदाहरण। संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन में देखिए आधा त, त्योहार, त्योहार आधा त, लेकिन उसके बाद वाला पूरा व्यंजन सेम नहीं है। ऐसे ही मध्य, मध्य में भी देखिए आधा ध, लेकिन उसके बाद वाला पूरा व्यंजन सेम नहीं है। महत्तव, महत्तव में आधा त, आधा त, लेकिन उसके बाद वाला व्यंजन है जो पूरा है पर सेम नहीं है। तो ये हो गए संयुक्त व्यंजन के उदाहरण। अब द्वित्व व्यंजन के क्या उदाहरण दिए? उत्तरायण, छल्ले, पट्टियां। उत्तरायण, छल्ले, पट्टियां। और संयुक्त व्यंजन के त्योहार, मध्य, महत्तव। त्योहार, मध्य, महत्तव। प्रश्न 2 है, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। धान, धान की फसल कटने की खुशी में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। धान का वाक्य प्रयोग करना है। धान की फसल कटने की खुशी में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद है उत्तरायण। पोंगल उत्तरायण के आरंभ का सूचक है। पोंगल उत्तरायण के आरंभ का सूचक है। ईख, मुझे ईख बहुत पसंद है। ईख, क्या होता है? गन्ना। मुझे ईख बहुत पसंद है। बैल, बैल के गले में घंटी बज रही थी। बैल के गले में घंटी बज रही थी। दोबारा से रिवाइज करेंगे हम। धान, धान की फसल कटने की खुशी में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। उत्तरायण, पोंगल उत्तरायण के आरंभ का सूचक है। ईख, मुझे ईख बहुत पसंद है। बैल, बैल के गले में घंटी बज रही थी। अब प्रश्न 3 है, रिक्त स्थानों में की का सही प्रयोग कीजिए। अब इसमें देखिए ई की मात्रा इस क में, इसमें ई की, इसमें छोटी की, इसमें बड़ी की। अब इसमें फर्क क्या होता है? जो ये वाला की है, ये वाला, ये दो वाक्य मिश्र वाक्यों को मिक्स करने के लिए, मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो की है, ये जब बात कॉन्टिन्यूसली हमारी चल रही है, ये मिश्र नहीं, ये सामान्य, समान सरल वाक्य जो होता है, ये वाक्य है जो सरल, जिसमें कोई किसी चीज को मिक्स करने की जरूरत नहीं, सरल वाक्य चलता जा रहा है, उसमें ये की का, इस की का प्रयोग होता है, जो सरल वाक्य होता है। जो मिश्र वाक्य होता है, मिश्र यानी दो को मिक्स करना, तो उसमें जो है ये वाला की प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही देखिए, पोंगल से पहले सारी रात लोग बेकार चीजों की होली जलाते हैं। ये सरल वाक्य, इसमें किसी चीज को हम मिक्स नहीं कर रहे, नॉर्मल चलता जा रहा है ये वाक्य, तो इसमें ये वाला की आएगा। तभी पूजा में बैठने की अनुमति मिलती है। इसमें भी कोई हमने मिक्स नहीं करना किसी दो वाक्यों को आपस में, तो इसलिए तभी पूजा में बैठने की अनुमति मिलती है, इसमें भी ये वाला की आएगा। सांझ होती है कि स्त्रियां पूजा करने आ जाती हैं, इसमें हम दो बातों को मिक्स कर रहे हैं, इसलिए ये वाला की आएगा। सांझ होती है कि स्त्रियां पूजा करने आ जाती हैं। ऐसे ही ये भी, कुछ बैल भड़क उठते हैं।
इसलिए कि वे उग्र होते हैं। ये भी हम दो वाक्यों को मिक्स कर रहे हैं, इसलिए ये वाला की आएगा। कुछ बैल भड़क उठते हैं इसलिए कि वे उग्र होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसका PDF भेज दूंगी, आपने कंप्लीट भी करना है और इसको लर्न भी करना है अच्छे से।